अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बेसिकली ये देखेंगे कि लीवर का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि लीवर के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने राइट डाउन किए हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, लगभग 400 से 500 अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है लीवर। तो वाइड रेंज है इसके फंक्शन की, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो डक्ट हमने दिखा रखी हैं, कुछ बेसिक जानेंगे लीवर के बारे में कि यहाँ पे जो कौन कौन सी डक्ट लीवर से निकलते हैं, कौन सी डक्ट पैनक्रियाज से निकलते हैं, किस तरीके से वो आपस में कंबाइन होती हैं, क्या क्या उनके नाम है। तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है लीवर का। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर से। लीवर के जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फंक्शन है, एक वाइड रेंज है फंक्शन की, लेकिन जो हमने यहाँ पे याद रखने हैं वो जैसे आप 5-4 पॉइंट आप इनमें से याद रखने। जैसे सबसे पहले क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है, जो टॉक्सिक मटेरियल हम फूड के साथ लेते हैं या फिर जैसे ड्रग लेते हैं, उनको क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाइंग कर देता है, उनका टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ग्लाइकोजन की स्टोरेज करता है। बॉडी के अंदर जो स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन की, वो कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है डिकम्पोजिशन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। तो 2 ऑर्गन बेसिकली उनका ब्रेक डाउन करते हैं। एक तो करता है स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ पे होता है, स्प्लीन स्टमक के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पे स्टमक होता है पैनक्रियाज के ऊपर, और इस लीवर के यहाँ पे नीचे बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है। और स्टमक के ऊपर एक और छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। वो क्या करता है, वो आरबीसी का ब्रेक डाउन कर देता है। जो ओल्ड आरबीसी हो चुकी हैं उनका ब्रेक डाउन करता है। लीवर भी उनका ब्रेक डाउन करता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ आरबीसी करता है, कुछ हार्मोन भी सेक्रेट करता है। उसके बाद और क्या क्या रोल है, मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद कुछ प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, विटामिन भी सिंथेसाइज करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, ये आपको पॉइंट याद रखना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछते हैं इस पॉइंट को कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर है, क्योंकि लीवर भी एज ए ग्लैंड काम करता है और वही हम यहाँ पे इस लेक्चर में देख रहे हैं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है। और यहाँ पे ये पॉइंट और है कि ओनली रीजनरेटिव ऑर्गन, बॉडी का केवल मात्र एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। यानी कि अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके टिश्यू का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अपने आप को दोबारा फिर वो बना लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपना एनसीईआरटी में डिस्कशन है, जिसका बाइल जूस के बारे में हमने जानना है, डिटेल से जानना है इसके बारे में कि बाइल जूस क्या होता है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या क्या इसकी कंपोजिशन होती है। तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे जो डक्ट लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक का, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे बाइल जूस के बारे में। तो लीवर में क्या होता है कि बेसिकली 2 लूब होती हैं लीवर की, एक लेफ्ट लूब होती है, एक राइट लूब होती है। जो लेफ्ट लूब होती है वो स्मॉल होती है, और जो राइट लूब होती है वो लार्ज लूब होती है, बड़ी होती है। दोनों लूब आपस में जुड़ी होती हैं, और जिस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं फैल्सीपैरम लिगामेंटम। तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक यहाँ पे मैंने बीच में दोनों लूब के जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये कनेक्टिव टिश्यू से लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू का लिगामेंट बना हुआ है, और इस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, फैल्सीपैरम लिगामेंटम। ये क्या करता है, दोनों लूब को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ देता है। तो 2 लूब हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों लूब से एक एक डक्ट निकलती है। जो लेफ्ट लूब से निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। और जो राइट लूब से जो डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। दोनों लूब फिर आपस में मिल जाती हैं, तो दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बना लेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ से जो लीवर के नीचे एक और छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी रोल गॉल ब्लैडर का, हम देखेंगे। तो गॉल ब्लैडर से फिर एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलती है, ऊपर से क्या आई है, कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है। फिर ये तीनों आपस में मिल जाती हैं और फिर एक कॉमन डक्ट बना लेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए
कि सबसे पहले क्या हुआ, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आई, राइट हेपेटिक डक्ट आई, दोनों मिल गई। मिलने से जो नई डक्ट बनी है उसका क्या नाम है, कॉमन हेपेटिक डक्ट नाम है। उसके बाद जो गाल ब्लैडर है वहाँ से भी एक डक्ट आती है और वो किसके साथ मिलती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलती है। तो अब जो नई डक्ट बनी है इन सब से मिलने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। अब ये बाइल डक्ट क्या होता है, ये कहाँ पे ओपन होती है, जो यहाँ पे पैनक्रियाज है, स्टमक के नीचे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। तो जो पैनक्रियाज है यहाँ से भी एक डक्ट आती है और इस डक्ट को हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। तो जो ऊपर से डक्ट आई है ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है। अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट है, अब यहाँ पे बाइल डक्ट है और ये जो है ग्रीन वाली है ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। दोनों मिल जाएंगे और मिलने से ये जो कॉमन डक्ट बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लीवर वाली डक्ट भी है और क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट भी है इसके अंदर। तो ये सारे डक्ट आपस में मिलकर के क्या बनाती है, लास्ट में हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। अब ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, ये ओपन होती है डूडेनम के अंदर। ठीक है, जो ये सी शेप में आपको दिखा रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, डूडेनम बोलते हैं। ऊपर यहाँ से ये डूडेनम कहाँ से आता है, यहाँ पे स्टमक होता है और स्टमक से निकलता है डूडेनम, क्योंकि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इसके बारे में। तो स्टमक से आता है डूडेनम और डूडेनम के अंदर फिर इसकी ओपनिंग होती है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट की। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है इसका जो जहाँ पे ओपन होती है यहाँ पे इसका थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है, यहाँ से थोड़ी सी वाइड हो जाती है, डायलेट हो जाती है। और इस वाइडर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। और इसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं जो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। उन स्मूथ मसल से जो स्फिंक्टर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये एक जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं ये मसल्स एक स्फिंक्टर बनाती हैं जो इसको ओपन और क्लोज करती हैं। उस स्फिंक्टर का क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी नाम है। यहाँ पे भी जो मसल्स हैं यहाँ पे भी वो एक स्फिंक्टर का काम करती है। इसको जो ये बाइल डक्ट है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है। जब हम फूड नहीं लेते हैं तो उससे पहले क्लोज होती है, लेकिन जैसे ही हम फूड ले लेते हैं, फूड जब जाता है डूडेनम के अंदर, जब फूड आ जाता है तब ये जो बाइल डक्ट की जो ओपनिंग है ये ओपन हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जब डूडेनम के अंदर फूड प्रेजेंट होता है तो ये जो बाइल डक्ट है ये ओपन हो जाती है, और जब फूड प्रेजेंट नहीं होता डूडेनम के अंदर तब ये क्लोज रहती है। तो यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी एक स्फिंक्टर बनाती हैं, उसका क्या नाम है, स्फिंक्टर मसल ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर मसल ऑफ बॉयडन इसका नाम है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी डक्ट कहाँ कहाँ से आती हैं और किस तरीके से कंबाइन होकर के कहाँ पे फिर वो लास्ट में ओपन होती है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट बेसिकली ये हैं कि जो लीवर से जो डक्ट आएंगी और पैनक्रियाज से जो डक्ट आएंगी वो कहाँ पे ओपन होगी, डूडेनम के अंदर ओपन होगी। तो डूडेनम के अंदर जो फूड होता है फिर उसको जो सेक्रेशन होता है, लीवर से जो सेक्रेशन आएगा, बाइल जूस आएगा, पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक एंजाइम आएंगे वो कहाँ पे एक्ट करेंगे, आकर के डूडेनम के अंदर आकर के वो अपना एक्शन करते हैं। ठीक है, तो गाल ब्लैडर के बारे में देखते हैं। गाल ब्लैडर आपको ध्यान रखना है कि लीवर के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। कई बार क्या होता है कि जो अपनी बुक में जो डायग्राम दिया होता है उसके अंदर गाल ब्लैडर को यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये गाल ब्लैडर लीवर के अंदर है, लीवर के अंदर नहीं होता है गाल ब्लैडर, लीवर के बाहर होता है, उसके नीचे अटैच होता है। ठीक है, तो गाल ब्लैडर और इसका फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज करता है बाइल जूस की। इसका एक ही काम है, जो बाइल जूस की फॉर्मेशन कौन करता है, बाइल जूस की फॉर्मेशन करता है लीवर, और स्टोरेज कौन करता है, गाल ब्लैडर। तो इसका बस एक ही काम है, ये स्टोरेज करता है, बाइल जूस की ये स्टोरेज करता है। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिसके अंदर गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है, जैसे बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं, जैसे हॉर्स है उसके अंदर गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है, रैट है, बर्ड्स है और इनवर्टिब्रेट जो होते हैं उनके अंदर गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है, यानी कि वो बाइल जूस की स्टोरेज नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर, उनके अंदर एब्सेंट क्यों होता है, वो क्यों नहीं करते हैं स्टोरेज, उनको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, जैसे हम क्या करते हैं,
हम पूरा दिन फूड नहीं खाते हैं, एक बार सुबह खा लेंगे, फिर दोपहर को खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार फूड खाते हैं और बहुत सारा खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे बहुत सारा फूड जब जाता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो उसको फिर डाइजेस्ट करना होता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा बाइल जूस एकदम से चाहिए होता है। तो वो पहले से हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है, उसके लिए एक अलग से ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर जो उसको स्टोरेज करता है। लेकिन जो ये एनिमल्स होते हैं ये खाते रहते हैं पूरा दिन, हल्का हल्का पूरा दिन ये खाते रहते हैं, और इसलिए जो है कंटिन्यूसली लीवर से बाइल जूस आता रहता है डुडेनम के अंदर, स्टोरेज का इनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 3-4 चीज़ों के बारे में जान लिया है कि लीवर की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, उसमें डक्ट कौन कौन सी आती हैं, कैसे कंबाइन होती हैं, और गॉल ब्लैडर के क्या फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाइल जूस। तो 7th पॉइंट है यहाँ पे, 6 पॉइंट ऊपर लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। तो बाइल जूस की फॉर्मेशन करता है लीवर। अब बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या होता है बाइल जूस? बाइल जूस एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर कोई इंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि कोई डाइजेस्टिव इंजाइम इसके अंदर नहीं होते हैं, जिसका पीएच होता है 8.0। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन की, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 85% तो वाटर ही होता है। बाइल साल्ट होते हैं 10%। बाइल साल्ट जैसे कौन कौन से हैं? सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है फॉर एग्जांपल, एक और होता है सोडियम टूरोकोलेट जिसको हम बोलते हैं। बाइल पिगमेंट होते हैं 3% बाइल पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाइल पिगमेंट? बाइलिरीवर्डिन और बाइलोरिबिन, ये बाइल पिगमेंट आपको याद रखने हैं। तो बाइल पिगमेंट, यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो बाइल पिगमेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर, ये आते कहाँ से हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लीवर क्या करता है, जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का ब्रेक डाउन कर देता है, आरबीसी का ब्रेक डाउन करता है। और जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी, इनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, बाइलिरीवर्डिन और बाइलोरिबिन। तो ये कहाँ से आए हैं? हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है, ये जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, इसका ब्रेकडाउन जब होता है तो वहाँ से निकलते हैं बाइलिरीवर्डिन और बाइलोरिबिन। तो ये भी बॉडी से फिर एक्सक्रेट करने होते हैं, इनका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर, इनको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ से ये फिर किसके अंदर आते हैं? इस डक्ट के थ्रू यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों जो पिगमेंट्स हैं लीवर से गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाते हैं और फिर गॉल ब्लैडर उनको फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद फैट्स होते हैं 1% फैट कौन कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन देख लेते हैं, जो बाइल जूस के क्या क्या फंक्शन हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसके क्या फंक्शन है। तो ये पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल मेंशन कर रखा है ये पॉइंट। ये क्या करता है? 3-4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हम देखते हैं कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फैट होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफाइंग करता है उनको। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डाइजेशन ऑफ फैट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं फैट के मॉलिक्यूल, क्योंकि जो फैट है वो एक्चुअल में है ही एक लार्ज मॉलिक्यूल, तो उसका एकदम से डाइजेस्ट करना, उसका ब्रेक डाउन करना ईजी नहीं है। जो इंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक इंजाइम होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंजाइम रिलीज करती है, वो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद जो इंजाइम होते हैं उन स्मॉल फैट मॉलिक्यूल के ऊपर फिर वो एक्शन करते हैं और फिर फर्दर उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो बाइल जूस क्या करता है? लार्ज फैट ड्रॉपलेट को कन्वर्ट कर देता है या ब्रेक डाउन कर देता है, किसके अंदर? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट के अंदर उनका ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ये मान लेते हैं फैट का मॉलिक्यूल है, बाइल जूस क्या करेगा? इसको स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन इनका कर देता है। अब ये जो स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका फिर आगे जो इंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक इंजाइम है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंजाइम है वो फिर आगे इनका फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है फैट का डाइजेशन।
ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करता है, और क्या फंक्शन है, इंक्रीज द एक्शन ऑफ लाइपेज। जो लाइपेज है पैनक्रियाटिक लाइपेज, उसके एक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैसे करता हुआ मैंने आपको भी बताया है कि जो लाइपेज है वो डायरेक्ट इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसको चाहिए छोटे मॉलिक्यूल, तो फिर वो छोटे मॉलिक्यूल को आगे ब्रेक डाउन कर देता है। रिमूव द बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट जो होते हैं बाइलरिवर्डिन और बाइलरुबिन, इनको भी रिमूव कर देता है। बाइल जूस क्या करता है, जैसे यहाँ पे स्टोर होता है और इसके अंदर वो बाइल पिगमेंट भी होते हैं, जब यहाँ से ये डुडेनम के अंदर आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और फिर रेक्टम के थ्रू वो बाइल पिगमेंट एक्सक्रेट हो जाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन है इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड बहुत सारे विटामिन को भी ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो लीवर है बाइल जूस की फॉर्मेशन करता है और फिर बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से फिर वो इस डक्ट के थ्रू डोडेनम के अंदर आता है और फिर वहाँ पे आकर वो फूड जो होता है, जो यहाँ पे जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके ऊपर फिर वो एक्शन करता है, उनका ब्रेकडाउन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। थैंक यू।